ओ माय दिल एपिसोड 48। अब तक आपने पढ़ा, राहुल खुशी को अपने साथ नाइट क्लब में लेकर आता है जहां उसे एक लड़की मिलती है और वो उसके साथ डांस करने डांस फ्लोर पर चला जाता है और खुशी बस हैरानी से उसे देखने लगती है। अब आगे खुशी हैरान नजरों से कभी डांस कर रहे राहुल को देखती जो उससे यहाँ ऐसी जगह पर लाकर अकेला छोड़ दिया है, तो कहीं वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को देखती है जिनमें से कुछ आदमी उसे अपनी ललचाई हुई नजरों से देख रहे होते हैं। ये देख वो खुद से बोली, किस तरह के इंसान हो तुम राहुल मित्तल, मुझे तुम्हारी सोच पर और तुम पर दोनों में ही शर्म आती है। तुम्हारे घर पर तो सभी इतने अच्छे हैं पर पता नहीं तुम कैसे ऐसे निकल गए। बोल वो थोड़ी मायूस हो जाती है और वो वाइन काउंटर में जाकर अपने लिए रेड वाइन ऑर्डर करती है। इधर राहुल डांस करते हुए खुद से ही बोला, सॉरी मेरी अनचाही बीबी, पर तुम तो फेविकोल की तरह ही मुझसे चिपक गई हो और मुझे यकीन नहीं है तुम मुझे छोड़कर जाओगी भी या नहीं, इसलिए मुझे खुद ही कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा तुमसे छुटकारा पाने का। सोच वो खुश होने लगता है। वही खुशी जैसे ही वाइन की ग्लास उठाकर उसकी एक शिप लेने वाली होती है, वहां पर खुशी के राहुल की आत्मा आकर बोली, ये क्या कर रही है तू, तुझे पता है ना वाइन तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो फिर तू उसे क्यों पी रही है। अपने प्यार की आवाज़ सुन खुशी बोली, क्या करूं मैं, तू ही बता। जो कुछ भी तूने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा और ये लड़का एक मौका नहीं छोड़ता मुझे नीचा दिखाने का, मुझे परेशान करने का मन तो करता है इसे गोली मार दूं, पर मैं ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि उसके सीने में तेरा दिल जो धड़क रहा है, जिस कारण मैं उसे मरते हुए भी नहीं देख सकती। बोल वो थोड़ी उदास हो जाती है। तभी खुशी को वहां पर देख कुछ लड़के उसके पास आ बोले, हे मिस ब्यूटीफुल, हमारे साथ भी एक ड्रिंक पिलो, हमें बुरा नहीं लगेगा और हम तुम्हारा बिल भी पे कर देंगे। बोल वो अपने पीले दांत उसे दिखाने लगते हैं, पर खुशी उन लड़कों को एक नज़र भी नहीं देखती, ना ही कुछ भी बोलती है। वो तो बस अपने हाथ में पकड़ी ग्लास को हिला रही होती है जिसे ऐसा करते देख और अपनी बात का जवाब ना देते देख एक लड़का बोला, हेलो मिस ब्यूटीफुल, माना कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो पर इसका मतलब ये नहीं तुम हमें इस तरह इग्नोर करो। अब इतना भी क्या भाव खाना, बस एक ड्रिंक के लिए ही तो बोल रहे हैं, एक ग्लास ड्रिंक हमारे साथ पी लोगी तो कौन सी बुराई है। बोल वो हंसने लगता है। इस बार उस लड़के की बात का जवाब देते हुए खुशी बोली, Excuse me, do I know you or do you know me that you are following me like this? I have neither any interest in having a drink with you nor in talking, so get out of here. Excuse me, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ या तुम मुझे जानते हो जो तुम इस तरह मेरे पीछे पड़े हो। मुझे ना ही तुम्हारे साथ ड्रिंक पीने में किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट है, ना ही बात करने का, तो निकलो यहाँ से। खुशी ये सब उन्हें इंग्लिश में बोलती है और इतना बोल वो वहाँ से जाने लगती है तो बार काउंटर पर खड़ा लड़का बोला, मैडम पैसे तो देती जाओ। जिसे सुन खुशी बिना देखे ही बोली, पैसे तुम इन जनाब से ले लेना। बोल खुद ही वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है। जिसे इस तरह से जाते देख दूसरा लड़का बोला, क्या लड़की है यार, कसम से ये अगर आज के लिए हमें मिल जाती तो मजा आ जाता। बोल वो अपने सीने पर हाथ रख लेता है। वही डांस फ्लोर पर डांस कर रहा राहुल ये सब देख रहा होता है, पर फिर भी वो एक बार भी खुशी के पास आने की नहीं सोचता है। उसे ऐसे नीचे देखते देख वो लड़की बोली, क्या हुआ राहुल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारी सामने इतनी सुंदर और हॉट लड़की है फिर भी तुम कहाँ देख रहे हो। उस लड़की की बात सुनकर भी राहुल कुछ नहीं बोलता, उसका ध्यान तो बस एक टेबल के पास बैठी खुशी पर ही होता है। तभी राहुल उस लड़की को छोड़ वहां से नीचे आ जाता है और खुशी के पास ही आकर बैठ जाता है। इस समय वहां पर काफी तेज म्यूजिक होती है जिस कारण सभी लोग अपने में ही लगे होते हैं। राहुल भी खुशी के पास ही आकर बैठ जाता है और उसे एक एक सिप कर वाइन पीते देख अपने मन में बोला, मैं जो कुछ भी इस लड़की के साथ करना चाहता हूँ वो सही तो है ना, या मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। यही सब सोचते हुए वो खुशी के सुंदर चेहरे को देख रहा होता है जिसे देख उसे काफी सुकून मिल रहा होता है। तभी उसका दिमाग उसके दिल की बात को नज़रअंदाज कर बोला, नहीं तू बिल्कुल सही कर रहा है, वैसे भी तू इस लड़की से प्यार नहीं करता है और अगर तू इससे पीछा छुड़ाना ही चाहता है तो इसमें गलत क्या है, और वैसे भी कौन सा तू इसके साथ कुछ गलत करवाना चाहता है। वो बस अभी सोच ही रहा होता है, उतने में ही खुशी बोली, क्या हम घर चले। जिसे सुन राहुल अपने होश में आता है और उसे देख पता नहीं क्यों मगर उसके दिल में यही ख्याल आता है, वो इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करवा सकता क्योंकि जो भी हो ये है तो उसकी पत्नी ही और कोई पति अपनी ही पत्नी के साथ कैसे कुछ गलत करवा सकता है। जिसे याद कर वो बोला, ठीक है। बोल जैसे ही वहां से उठने वाला होता है वैसे ही वहां पर एक लड़का आ जाता है और राहुल को देख बोला, हेलो मिस्टर मित्तल, कैसे हो आप। जिसे सुन राहुल भी उसे देख मुस्कुरा कर बोला, मैं ठीक हूँ और तुम बताओ कैसे हो। जिसे सुन वो लड़का मुस्कुरा कर बाहर लगी चेयर पर ही बैठते हुए बोला, मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। बोलते हुए उसकी नज़र खुशी पर जाती है जिसे देखते ही वो बस उसे ऊपर से नीचे घूर कर देखने लगता है।
और बोला क्या बात है राहुल, तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड तो काफी ज्यादा सुंदर है। वो मुस्कुरा देता है और तभी वहां पर एक बेटा आकर उन तीनों के लिए ड्रिंक उनके सामने ही रखकर चला जाता है, जिसे देख वो दोनों अपनी ग्लास उठाकर पीने लगते हैं। तब वो लड़का खुशी को देख बोला क्या हुआ, तुम अपनी ड्रिंक नहीं पी रही? जिसे सुन खुशी बोली मैं ड्रिंक नहीं करती। इस पर राहुल बोला कोई बात नहीं, तुम ड्रिंक नहीं करती तो अब कर लो। वो ग्लास उठाकर खुशी के हाथ में थमा देता है और उसे पीने के लिए बोलता है, और वो जैसे ही उसे पीने वाली होती है उसे अपने प्यार की आवाज़ सुनाई देती है जो बोला मत पी खुशी, इसे इसमें बेहोशी की दवा मिली है। तेरा ये पति तेरे साथ पता नहीं क्या करना चाहता है। जिसे सुन खुशी उस ग्लास को बस अपने होठों से लगा लेती है और ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे वो उसे पी रही हो, और खुशी को वैसे पीते देख राहुल और उस लड़के के फेस में मुस्कान आ जाती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर कुछ इशारा करते हैं जिसे खुशी भी साफ देख लेती है, और वो दोनों बातें करने लगते हैं। जिन्हें ऐसे बात करते देख खुशी चुपके से वहीं पर साइड में ही रखे एक फ्लावर पॉट में जल्दी से उसे डाल देती है और उन दोनों को इस तरह दिखाती जैसे उसने उस ग्लास को खाली कर दी है। थोड़ी देर में खुशी राहुल को देख बोली मुझे घर जाना है, मेरा सर भी काफी ज्यादा भारी लग रहा है। इतना बोल वो बेहोश हो जाती है। जिसे बेहोश होते देख वो लड़का बोला ये तो बेहोश हो गई। बोल वो हंसने लगता है और उसकी बात सुन राहुल भी बस मुस्कुरा देता है और बोला अच्छे से ख्याल रखना इसका। बोल वो अपनी ग्लास की बची हुई ड्रिंक खत्म करता है तो वो लड़का खुशी को अपनी गोद में उठा उसे बही के एक कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और खुशी को ऊपर से नीचे तक अपनी ललचाई नजरों से देखते हुए बोला बेवकूफ हो तुम राहुल, जो इतनी अच्छी और सुंदर लड़की को मुझे दे रहे हो। बोल वो हंसने लगता है और बोला मैंने उस दिन जब तुम्हें पार्टी में देखा था तब से ही मैं तुम्हारा दीवाना हो चुका हूँ और फाइनली आज तुम मुझे मिल ही गई। बोल वो उठकर बाथरूम में चला जाता है। उद्धरण चिन्ह एपिसोड 49। राहुल क्लब से बाहर निकल जाता है पर उसे बार बार यही बातें खल रही होती हैं। उसने खुशी के साथ ठीक नहीं किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर राहुल अपनी दिल की कभी सुनता ही कहाँ है। वो तो बस अपने दिमाग की ही सुनता है और शराब के नशे में होने के कारण वो ठीक से कुछ सोच भी नहीं पाता है और अपनी गाड़ी में बैठ वहां से घर के लिए निकल जाता है। उस लड़के के बाथरूम में जाते ही खुशी धीरे से अपनी दोनों आंखें खोलती है और बाथरूम के पास जाकर उसका डोर बाहर से ही लॉक कर देती है और गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींचकर बोली तुम इतने घटिया और गिरे हुए कैसे हो सकते हो राहुल मित्तल, जो अपनी ही बीबी को किसी और के हवाले कर दे। बोलते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे होते हैं और वो बोली थैंक्स जो तूने सही समय पर मुझे बता दिया, वरना आज तो उस आदमी ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया था। बोलते हुए वो अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ लेती है। तभी राहुल की आत्मा वहां आकर बोली मुझे माफ कर दे खुशी, मेरे एक फैसले ने तेरी पूरी जिंदगी ही खराब कर दी है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बोल उसकी भी आंखें बरसने लगती है तो उसे इस तरह से देख खुशी बोली नहीं राहुल, तूने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, ना तुझे ये पता था राहुल मित्तल कैसा है। तूने तो बस मेरी खुशी चाहिए थी, मगर मुझे आंसू मिले तो उसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है। पर अब और नहीं, अब मैं राहुल मित्तल की मनमानी और नहीं सहूंगी, मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। बोल वो उस कमरे का डोर खोल वहां से चली जाती है और बाथरूम के अंदर गया लड़का जब डोर खोलने को होता है तब वो ये देख हैरान होता है डोर तो बाहर से बंद है। वो उसे बहुत कोशिश करता है खोलने की मगर खोल नहीं पाता और कुछ ही देर में उस कमरे में बहुत सारे काले कपड़े पहने गार्ड आते हैं जो उस आदमी को निकाल उसकी अच्छे से पिटाई कर उसे अधमरी हालत में छोड़ वहां से चले जाते हैं। राहुल जब अपने घर पहुंचता है तब तक वो काफी ज्यादा नशे में डूब चुका था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो अपने कमरे में जाता है और जैसे ही वो अपने कमरे के अंदर जाता है वैसे ही एक तेज थप्पड़ उसके गालों पर पड़ता है, जिस कारण वो खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। और उसे इस तरह जमीन पर गिरे देख खुशी उसके ही पास जमीन पर बैठ उसे दूसरे गाल पर भी जोर का तमाचा मार और उसकी कॉलर पकड़ बोली How dare you do everything with me and leave me with someone else? What do you think I am silent? It doesn't mean that I don't know how to speak. I silently listen to all your talks because I am in this relationship of ours. Wanted to give a chance to but no more. Now I will show you your real place. तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ वो सब करवाने की और मुझे किसी और के साथ छोड़ने की? तुम खुद को समझते क्या हो? मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मैं चुपचाप तुम्हारी सारी बातें सुनती हूँ क्योंकि मैं हमारे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, पर अब और नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखाकर रहूंगी। बोलते हुए वो राहुल को बेहद गुस्से भरी नजरों से देखती है। वही राहुल को कुछ भी समझ ही नहीं आता अभी अभी उसके साथ क्या हुआ और वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही खुशी राहुल के सर के बालों को अपनी दोनों मुट्ठियों में कसकर पकड़ लेती है
और उसे खींचते हुए बालकनी में ले जाकर पटक देती है और अपने सर को पकड़े तड़पते हुए राहुल को देख बोली, अब तुम्हें पता चला दर्द क्या होता है, कैसा लगता है जब कोई हमें हमारे ही बालों से पकड़ दूर ले जाकर फेंक देता है। बोल जोर से राहुल के पेट में एक लात मारती है, जिस कारण राहुल 10 कदम दूर चला जाता है और अपने पेट पर हाथ रख बेहोश हो जाता है। जिसे इस तरह से देख खुशी अपने हाथों को झटक बहा से कमरे में जाकर बेड पर सो जाती है और राहुल मित्तल ठंडी जमीन पर पड़ा वैसे ही रहता है। अंदर कमरे में राहुल की आत्मा खुशी को देख बोली, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खुशी लौट रही है, जो कभी किसी का जुल्म ना सहती थी और ना किसी को सहने देती थी। जिसे सुन खुशी बोली, सही कहा तूने, बहुत सह ली मैंने इसकी मनमानी पर, अब और नहीं, अब मैं इसे इसकी सही जगह दिखाकर ही रहूंगी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह जब सारे लोग नाश्ते के लिए बैठे होते हैं तब दादाजी बोले, खुशी बेटा वो नालायक नहीं उठा क्या अभी तक। सीनियर मित्तल की बात सुन खुशी बोली, दादाजी राहुल तो रात में घर लौट कर ही नहीं आए। वो अपना नाश्ता करने लगती है और उसे याद आता है फ्लैशबैक, जब खुशी जाने से पहले राहुल से बोलती है उसे एक बार घर में किसी को बता देना चाहिए, वो बाहर जा रहे हैं, तो राहुल उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बिना बताए ही जाने का बोलता है और वो भी उसकी बात मान लेती है और किसी को बताती नहीं है कहाँ जा रहे, और उस समय उनको बाहर जाते कोई देखता भी नहीं है। फ्लैशबैक ओवर। जिसे याद कर खुशी खुद से ही बोली, अच्छा किया तुमने जो खुद ही घर में किसी को बताने से मना किया। सोच वो अंदर से खुश होती है। कुछ समय बाद जब राहुल की आंखें खुलती हैं तब उसे अपना सर काफ़ी ज़्यादा भारी लगता है और उसे घर आने के बाद का कुछ भी याद नहीं होता है। तभी उसे अपने ऊपर धूप महसूस होती है, जिसे फिलकर वो खुद के आसपास देखकर एकदम हैरान हो जाता है और खुद से बोला, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। बोलते हुए वो अपनी जगह से खड़ा होता है और अंदर कमरे में आ जाता है। वो आसपास अपनी नजरें कर देखता है तो उसे खुशी एक कोने में बैठी अपने दोनों पैर समेटी और उस पर सर रखी दिखती है। उसे ऐसे देख राहुल उसके पास जाता है और वो जैसे ही खुशी के कंधे पर अपना एक हाथ रखता है वैसे ही खुशी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखती है और राहुल उसे देख हैरान हो जाता है। खुशी के सर पर हल्की चोट के निशान होते हैं और उसके गालों पर उंगलियों के निशान, जिसे देख वो कुछ भी समझ पाता या बोलता उससे पहले ही खुशी उसके गले लग जाती है और जोर से रोने लगती है। खुशी के ऐसे गले लगने से राहुल तो मानो अपनी जगह पर ही जम जाता है और उसे कुछ भी समझ ही नहीं आता। वो कुछ बोलता उससे पहले ही खुशी रोते हुए बोली, तुम्हारा दोस्त मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे बहुत मारा। बोलते हुए वो जोरों से रोने लगती है और खुशी की बात सुन राहुल कुछ भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि ये सब तो वो खुद ही उसके साथ करवाना चाहता था। मगर वो जैसे ही उसकी आगे की बात सुनता है एकदम हैरान हो जाता है। खुशी रोते हुए बोली, उस आदमी ने तो मेरी इज्जत लूट ही ली थी, मगर भगवान का शुक्र है वहाँ पर सही समय पर कुछ लोग आए और मुझे बचाकर यहाँ घर में छोड़ वो चले गए। मुझे नहीं पता वो कौन थे, मगर जो भी थे मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। बोल सिसकने लगती है और उसकी इस बात को सुन राहुल हैरान हो जाता है। तभी खुशी राहुल से बोली, तुम्हें पता है ना मैं एक अनपढ़ गवार गाँव की लड़की हूँ, तो तुम मुझे ऐसी जगह पर क्यों ले गए। बोलते हुए वो अपनी नाक राहुल के सर पर पोंछने लगती है और उसे ऐसा करते देख राहुल उसे खुद से दूर कर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा और वो लड़का कुछ ऐसा करेगा। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी भी बाहर लेकर नहीं जाता। बोलते हुए उसके हाथ खुद ब खुद ही उसके आंसू पोंछने के लिए उठ जाते हैं और वो उसके आंसू पोंछ बोला, तुम्हें किसी ने ऐसे देखा तो नहीं ना और तुमने किसी को बताई तो नहीं ना। जिसे सुन खुशी ना में अपना सर हिला देती है। ये देखकर राहुल की जान में जान आती है और वो बोला, अच्छा तुम मेकअप करना तो आता है ना, तो जल्दी से तुम इसे छुपा लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो बाथरूम में चला जाता है। एपिसोड 50 फ्लैशबैक। जब खुशी नाश्ता कर कमरे में आती है तो वो एक बार राहुल को देखने बालकनी में चली जाती है और जब उसे लगता है राहुल अब कभी भी जाग सकता है, ये सोचकर वो जल्दी से अपने चेहरे पर कुछ इस तरह से मेकअप करती है जिस कारण देखने वाले को ऐसा लगे जैसे उसके गालों पर हाथ की 5 उंगलियों के निशान छप गए हो और माथे पर चोट लगी है। और जब वो राहुल के जागने की आवाज़ सुनती है तो एक कोने पर जाकर अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। फ्लैशबैक ओवर। ये सारी बातों को याद कर खुशी मुस्कुरा देती है और अपने एक हाथ की उंगली में आंसू को लेकर उसे देखते हुए बोली, बनाने वाले ने भी मेकअप जैसी कमाल की चीज़ बनाई है जो किसी को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए काफ़ी है। वो उस आंसू को नीचे ज़मीन पर गिरा देती है और बोली, सो मिस्टर राहुल मित्तल, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे परेशान करने का, तो रेडी हो जाओ मैसेज। खुशी राहुल शेखावत से मिलने के लिए मैंने अगर तुम्हारी आंखों से मोनिका के प्यार का भूत नहीं उतार फेंकी तो मैं भी अपने राहुल की खुशी नहीं। वो वहाँ से खड़ी होती है
और जाकर ड्रेसिंग के पास बैठ अपना मेकअप ठीक करने लगती है। अंदर राहुल जब खुद को आईने में देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो अपने दोनों गालों पर हाथ रख बोला, ये मेरे फेस को क्या हो गया? मेरे गालों पर ये उंगलियों के निशान कैसे, किसने मारा मुझे? बोलते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोला, किसकी हिम्मत हो गई जो मुझ पर हाथ उठाए? वो याद करने की कोशिश करने लगता है पर काफी जोर डालने पर भी उसे कुछ भी याद नहीं आता है। ये सोचकर वो अपना सर पकड़ लेता है और बोला, मैंने इतनी ज्यादा ड्रिंक पी ही क्यों जिस कारण मुझे कुछ याद ही नहीं है? वो अपने गालों पर हाथ रख बोला, अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगा और किसी ने कुछ बोला तो क्या जवाब दूंगा? सोचकर वो परेशान हो जाता है और बाहर खुशी आराम से बेड पर बैठी अपने दोनों पैरों को हिलाते हुए अंगूर बड़े ही मजे से खा रही होती है। थोड़ी देर बाद जब राहुल बाथरूम से बाहर आता है तो उसे खुशी नीचे जमीन पर सोफे से टिक कर बैठी हुई दिखती है, जिसे ऐसे देख राहुल खुद से ही बोला, लगता है इसने मेरे फेस को देखा ही नहीं है। तभी वहां पर खुशी उसके सामने आ जाती है, जिसे देख राहुल हैरान हो जाता है। तभी खुशी राहुल के गालों को छूते हुए बोली, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा है क्या? बोलते हुए ही वो उसे देखने लगती है और उसकी बात सुन राहुल बोला, अरे नहीं, मेरे गाल पर लगता है रिएक्शन हो गया है, मैंने अभी ही सेविंग बनाई ना। बोलते हुए वो कबर्ड खोल उसमें अपने कपड़े देखने लगता है पर उसे कुछ भी दिखता नहीं। ये देख वो बोला, मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ है? जिसे सुन खुशी बोली, वहीं पर तो है, अच्छे से देखो। इस पर राहुल बोला, पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये सुन खुशी बोली, रुको मैं देख देती हूँ। बोलकर वो उसे साइड कर खुद ही उसके कपड़े निकाल उसे देते हुए बोली, यही ना? इस पर राहुल बोला, मैंने जब देखा ये मुझे नहीं मिली और तुम्हें कैसे मिल गई? इस पर खुशी बोली, यही पर तो थी, पर तुम्हारा ध्यान कहीं और है इसलिए तुम्हें दिखी नहीं। जिसे सुन वो उससे अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला जाता है और खुशी बस मुस्कुराते हुए मिरर में खुद को देखती है। दूसरी तरफ कपिल के डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और यहाँ पर बेस्ट डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है और उन्हें बचाने के चांस बस 1 केयर ऑफ ही होते हैं। जिसे देख यहाँ के डॉक्टर उन्हें एक डॉक्टर का नाम बताते हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, जो इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में रहते हैं और उनका खुद का अपना एक हार्ट रिसर्च सेंटर है और वही उसके डैड को बचा सकते हैं, जो दुनिया के बेस्ट डॉक्टर में से एक है। और वो उन्हें उस डॉक्टर का नंबर और उसका पता बता देते हैं और आज ही उन्हें वहां लेकर जाने का सजेस्ट करते हैं, जिस कारण कपिल अपने प्राइवेट जेट से ही अपने डैड को लेकर लंदन के लिए निकल जाता है और उसके ही साथ कबीर भी जाता है, क्योंकि वैसे भी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है तो एक दूसरे के काम तो आएगी ही। फ्रेंड तो राहुल भी उनका है, उन्होंने राहुल को कुछ भी ना बताना ही ठीक समझा। दूसरी तरफ जब राहुल अपने कमरे से बाहर आता है और वो हॉल से होते हुए घर से बाहर जा रहा होता है, तब सीनियर मित्तल लिविंग एरिया में ही सोफे पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और जब उनकी नज़र बाहर जा रहे राहुल पर पड़ती है तो वो ये देखकर बिल्कुल हैरान होते हैं। राहुल ने अपने फेस में मास्क लगाया होता है और आंखों में काले चश्मे, जिस कारण उसका पूरा फेस कवर हो चुका था और सीनियर मित्तल ने कभी भी उसे वैसे देखे नहीं थे, इसलिए वो उसे देख हैरान थे पर वो उसे कुछ बोलते नहीं है और दोबारा से अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। जब राहुल अपनी कंपनी जाता है तो वहां पर काम करने वाले सभी आर्टिस्ट उसे वैसे देख हैरान होते हैं पर किसी की हिम्मत नहीं होती वो कुछ बोल सके। राहुल अपने केबिन में अपना लैपटॉप खोल उसमें काम करने लगता है, तभी उसके केबिन में उसका असिस्टेंट युग आ जाता है और वो राहुल को बिना देखे ही उसका आज का शेड्यूल बताने लगता है। युग बोला, सर आज आपकी 3 मीटिंग है, पहली 1 घंटे बाद और दूसरी दोपहर में 3 बजे और एक रात में है, साथ ही सर आपको हमारे एक क्लाइंट के साथ डिनर में भी जाना है। बोलते हुए ही वो जब अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो वो भी ये देख हैरान होता है। राहुल ने अपने फेस में मास्क लगाया है। युग अपनी हैरानी को छुपा नहीं पाता है और बोला, सर आज आपने ये काला मास्क क्यों लगाया है? बोलते हुए वो उसे देखने लगता है और उसकी बात सुन राहुल बोला, क्या हुआ, मैं इस मास्क में अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? बोलते हुए वो उससे उल्टा सवाल पूछ लेता है, जिसे सुन युग बोला, नहीं सर आप तो हर चीज में अच्छे दिखते हो, फिर आप कपड़े पहने हो या बिना कपड़ों में हो, आप तो हर स्टाइल में अच्छे लगते हो। बोलते हुए वो राहुल को देखता है जो अपनी दोनों बाहें सिकोड़कर उसे ही देख रहा होता है। तभी उसे याद आता है वो फ्लो में क्या बोल गया, जिसे सुधार बोला, सर मेरे बोलने का मतलब है आप दो मास्क और बिना मास्क दोनों में ही अच्छे लगते हो, पर इस तरह अचानक आपने मास्क क्यों लगा लिया? वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है तो राहुल बोला, आज सुबह ही मैंने न्यूज में देखा कोरोना नाम का वायरस फिर से आने वाला है, इसलिए मैंने अभी से मास्क लगा लिया है और हाँ कंपनी में सबको बोल दो आज से सबको मास्क लगाना है। इतना बोल वो वापस अपने काम पर लग जाता है और युग उसकी बात सुन अपना सर खुजाता हुआ वहां से चला जाता है
और उसके जाने के बाद राहुल अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है और अपने गालों पर हाथ रख लेता है। अब राहुल किसी से ये थोड़ी बोलेगा उसे किसी ने धोया है, इसलिए वो मास्क लगाकर अपने गालों को छुपा रहा है।